जो एक इंटरनेशनल बंदा भिखारी होता है ना, जैसे कि पैसे लोग देना शुरू कर देते हैं, कर्जे लेने के लिए आपने स्टैंप लगवानी है आईएमएफ की, और पाकिस्तान के गरीब लोगों का गला घोंटना है आपने, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके बारे में उनको उनकी पोजीशन को आपने जेपरडाइज करना है। और आप पैसे ज़रूर लें, लेकिन उसके लिए सब कुछ तो ना लिख के दें आईएमएफ को। सब कुछ वो सच बोला है, कड़वा सच बोला है, जिसने आप लोगों को एक्सपोज किया है। तो आप आ गए हैं और आप ये कह रहे, कोई आपके चेहरे पे कोई नदामत मुझे नज़र नहीं आ रही ये कहते हुए कि स्टैंप लग जाती है तो सब पैसे देते हैं, यानी कर्ज पे आपने हर चीज़ बनानी है। ये पाकिस्तान के लोग 22 करोड़ में से 21 करोड़ तो भूखे हैं। ये जो आपकी सारी इकोनॉमी है, जो आप सारे कर्जे लेके आते हैं, उन तक तो कुछ भी नहीं पहुंचता, वो तो भूखे। ये सारा माल इन लोगों ने खुद बनाया है। किसी ने बैंक बना लिए, किसी ने प्लाजे बना लिए, कोई लंदन पैसे ले गया, कोई दुबई पैसे ले गया। आम आदमी जो है वो तो भूखा है, आम आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है। जिस कर्जे की, जिस तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए तो वो नहीं है, ये तो इन बड़े लोगों के लिए है। कि ये पाकिस्तान की धरती के मुखालिफ हैं, और वो पाकिस्तान के बारे में क्या फ़ैसला करेंगे या उसकी बेहतरी के लिए क्या बात करेंगे, जो यहाँ पर दफन भी नहीं होना चाहते, यहाँ पर मरना भी नहीं चाहते। क्योंकि नवाज शरीफ साहब चले गए हैं यहाँ से, इस मुल्क को छोड़ के सऊदी अरब में भी चले गए थे पहले, और अब फिर चले गए हैं कि कौम भूख से मर रही है, महंगाई मार्च कर रहे हैं, तो ये गाने शाने गा के ये गरीब आवाम के जख्मों पर नमक ही छिड़क रहे हैं ना। सही बात है। लोगों को गरीबों से क्या गर्ज है? लाइट सी बात तो ये है कि गरीब आदमी को जितना ये बेवकूफ़ बनाते हैं लीडर, इनको इतनी हदायत दे दे कि जो इनका असल काम है वो इस तरीके से कर लें कि पाकिस्तान के अवाम भी उसके बेनिफिशरी हो जाए, जो गरीब आदमी है उसके दुख दर्द में भी कोई कमी हो जाए। और लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, जब फिर रियासत कोई अपने फ़राइज़ ही सर अंजाम नहीं देती, अपना काम ही नहीं पूरा करती, तो फिर लोग अपने तरीके अख्तियार करते हैं जो गलत होते हैं। लेकिन अगर उसके असबाब, अगर उस पर काबू पाना है तो उसके असबाब ढूंढने होंगे, और फिर एक सही एक उस पर आपको एक्शन लेना होगा। ये सियासी बुनियादों पर अब आपने तहरीक लब्बैक को बुरा भला कहना है क्योंकि वो एक सियासत बनकर सामने आ गए हैं, तो अब आपने पूरा एक सिस्टम, पूरा मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नामूस रिसालत की या नामूस दीन की बात करते हैं उन पर आपने अपना बिल्कुल एक जो तनकीद अनलीश कर दी है पूरी। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। मई से अब तक रुपए की कदर गिरी है 25 रुपया, यानी 50 रुपये डॉलर जो है वो सालाना, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं 60 अरब डॉलर। तो ये तो सारी तबाही आई है अशराफिया को नवाजने के लिए, नाजायज तरीके से नवाजने के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम को सस्पेंड करके तिजारती खसारा बढ़ाया और रुपए की कदर गिराई, जिससे ये सारी महंगाई आ रही है। नंबर एक तो ये पहले जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ था कुछ साल पहले, उसमें जो गलत कार्य की थी, ये उसका तसलसल है। अगर इन दोनों चीजों का तहकीकात कर लें तो हर चीज सामने आ जाएगी कि क्या ड्रामा पाकिस्तान के साथ खेला गया है। बात जो मेरे लिए ज्यादा पेनफुल है, सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, ये एक फॉरेनर था, एक वर्कर था, ये बाहर से था, पाकिस्तानी नहीं था। आप तो एक दूसरे को मारते हैं, आपकी तो सोसाइटी टॉलरेंस तो है नहीं है वहां पे, वहां तो आपका तो देखे। लेकिन वहां पे जब श्रीलंका का बंदा जिसका रिलीजन इस्लाम नहीं था, जब आपने उसको मारा है, तो इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन उस पर देखे तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी आने वाली नस्लों, इसको एक मिनट के लिए सोचे जरा कि इन इमेजेस को इंडियन लॉबी जो आपको पहले ही 50 साल के मेरा मुझसे पीछे ले जा चुकी है, आपके पास सकत ही मौजूद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए, वो इन इमेजेस को कहां रखेगी? यहूदी लॉबी इसको कहां रखेगी? आपने बड़ा जोर लगाया कि आप हमारा इमेज सॉफ्ट किया जाए, इमेज सॉफ्ट किया जाए। 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जिस तरीके से कहा है कि आपने तालिबान को अमेरिका की अफगानिस्तान में जो वहां शिकस्त है उसमें आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, आपको नॉर्दर्न अलायंस के साथ उन्होंने खड़ा किया है, वो 22 सेनेटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपके इंटरनल हालात क्या है? आज जो कुछ हुआ है वो तो तालिबान शर्मिंदा है मेरे ख्याल में। आप तो तालिबान का भी नंबर काटने की जगह पे जा चुके हैं। एक मिनट के लिए आलिया मैं ये सोचना, मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था जो मैंने एक इमेज देखा है कि जिंदा वो जल रहा है इंसान और लोग उसके ऊपर सेल्फियां बना रहे हैं। ये मेरे लिए उसको डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उसके बाद ये मेरे लिए दूसरा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज वो ये है, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं शक्ल से पाकिस्तानी, नाम से पाकिस्तानी, खून से पाकिस्तानी, मैं इस एक्ट को किस तरह वॉशिंगटन डीसी में अपने हलकों में यहां डिफेंड करूंगा? मैं इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा? मुझे कन्विंस करें आप।
मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, मैं खुद बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता हूं अपने आप को। मैंने अपना हर उम्रा जाके मदीना से पहले शुरू किया जाके। मुझे ये बताएं कि मैं इस्लाम को किस तरह प्रोटेक्ट करूंगा वाशिंगटन डीसी में, किस तरह लोगों को बताऊंगा कि दिस इज व्हाट वी आर। नहीं कर सकते सर, कोई समझ नहीं आती। आज मंगल 7 दिसंबर है। गुज़िश्ता रोज 6 दिसंबर सोमवार के दिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुख्तसर दौरा किया इंडिया का। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनकी लगभग 3.5 घंटे की मुलाकात हुई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। बात कर रहे हैं कि 28 एग्रीमेंट्स हुए हैं, 99 पॉइंट्स का ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है। आपको अंदाजा है कि तकरीबन 20 साल से, वैसे तो 74 साल से इनके दरमियान, रूस और इंडिया के दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक है। कोई भी दो मुल्क आइडियलाइज करते होंगे कि जैसा रिलेशनशिप रूस और इंडिया के दरमियान है ऐसा होना चाहिए हमारा भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ, लेकिन गुज़श्ता 20 साल से इसको नाम दिया गया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप का। 20 सरबराह इजलास बगैर किसी वक्फे के हुए। ये जो 21वां सरबराह इजलास हुआ है सोमवार 6 दिसंबर 2021 को, ये तकरीबन 2 साल से कुछ ज़ायद वक्त के बाद जो है वो हुआ इसका इनकाद। पहले ये कहा गया कि पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा जब उनकी मुलाकात चल रही थी और उस दौरान उन्होंने गुफ्तगू की जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा कि देयर हैज़ बीन नो चेंज इन टाइज between the two nations even during the COVID-19 pandemic. He added that the special and privileged strategic partnership between the two sides was getting stronger and both sides remained in touch on the situation in Afghanistan and other issues. यानी कि कोई तब्दीली नहीं आई नरेंद्र मोदी के मुताबिक रूस और इंडिया के ताल्लुकात में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस जो है वो इंडिया का एक वाकई सच्चा और बहुत ही अनोखा और बहुत ही रिलायबल पार्टनर है, दोस्त है। इसी तरह जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने इस दौरान कहा कि वी परसीव इंडिया एज अ ग्रेट पावर, कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, एक फ्रेंडली नेशन है, दोस्त मुल्क है और एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और हमारे दरमियान ताल्लुकात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जब आप 28 मुआहदों की तफसील देखते हैं, जो मुआहदे जिनके ऊपर दस्तखत किए गए हैं, उसमें मां सिवाय एक ऐसा डिफेंस का एग्रीमेंट मौजूद है जो तकरीबन 6 लाख राइफलें, असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो बनाएंगे इंडिया और रूस मिलकर। AK-203 AK-203 राइफल्स बनाने के हवाले से तय पाया है। और इसी तरीके से जो टेक्निकल मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको 2021 से 2031 तक 10 साल तक ये मुआहदा भी हो गया है। इसमें दरअसल किया ये गया है कि दोनों ममालिक इनके दरमियान, क्योंकि माजी में बहुत ज़्यादा डिफेंस डील्स होती रहीं और बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रूसी साख्ता इंडिया के पास मौजूद है, तो उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स, उनकी सर्विसिंग, उनके हवाले से जो दीगर सर्विसेज फ्राहम करनी होती हैं, तो उसका एग्रीमेंट जो है वो कर लिया गया। वो 2+2 डायलॉग, बेसिकली 2 मीटिंग्स हुई, पहले सेपरेट मीटिंग्स हुई। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और सरगई लावरोव जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनकी दरमियान मुलाकात हुई। साइड बाय साइड एक और 1-on-1 मीटिंग चल रही थी जो कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दिफा जो रूस के हैं सरगई शोइगु, उनके दरमियान मुलाकात चल रही थी। इन दोनों मुलाकातों के बाद 2+2 फॉर्मेट की पहली मुलाकात हुई रूस और इंडिया के दरमियान। इससे पहले जो 2+2 फॉर्मेट है इंडिया का, वो जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका, बेसिकली अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ मौजूद है। जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई, इसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं उनके ऊपर दस्तखत किए गए, जो टेक्निकल मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है और इसी तरीके से असॉल्ट राइफल्स AK-203 बनाने का, तकरीबन 6 लाख राइफल्स बनाने का एग्रीमेंट है।